नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पवन सुत एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट के विषय के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें 3 भाग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अर्थात पर्यटन देख लिया हमने, उद्योग देख लिया है, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन देख लिया है। इस चौथे भाग में हम लोग राजस्थान की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जो पार्ट 4 है। एक एक वीडियो में आपका एक एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, आपके रिवीजन के लिए बेहद उपयुक्त भी है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िएगा और देखते रहिए। चलिए बात करेंगे द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट। द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट है क्या? तो द्रव्यवती नदी आमेर की पहाड़ियों से निकल करके 45 किलोमीटर की दूरी पर ढूंढ नदी में मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण है कि द्रव्यवती नदी कहाँ से निकलती है, तो आमेर की पहाड़ियों से निकलती है। ढूंढ नदी में कितनी दूरी पे मिलती है, तो 45 किलोमीटर की दूरी पर ढूंढ नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? द्रव्यवती नदी। जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा जयपुर शहर के सौंदर्यीकरण के लिए 1677 करोड़ की लागत राशि का प्रोजेक्ट है। कौन सा? तो द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट। ठीक है ना। बात करें, इस प्रोजेक्ट को खुली निविदा के आधार पर क्रियान्वयन हेतु टाटा कंपनी को दिया गया है। खुली निविदा मतलब आप समझ रहे हैं, टेंडर के हिसाब से टाटा कंपनी को दिया गया है। कौन सी परियोजना है जो टाटा कंपनी को दी गई है? तो द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट। ठीक है ना। चलिए आगे बात करेंगे इसमें हम लोग परियोजना के बारे में। तो नदी के किनारे 30 किलोमीटर कंक्रीट मार्ग का निर्माण करना, नदी के जल को शुद्ध बनाने के लिए चेक डैम और 5 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना करना, जिसके माध्यम से 17 करोड़ लीटर जल को शुद्ध किए जाने का प्रावधान है। पूछ लेगा, द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितने जल को शुद्ध करने का प्रावधान बनाया गया है? तो 17 करोड़ लीटर जल को शुद्ध करने का प्रावधान बनाया गया है। नदी के किनारे वॉकिंग ट्रैक और पार्किंग सुविधा का विकास करना, नदी के किनारे 17,000 पेड़ लगाकर ग्रीन जोन की स्थापना करना, जो जयपुर शहर को स्वच्छ एवं सुंदर पर्यावरण उपलब्ध कराएगा। तो द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट के तहत कितने पौधों को लगाने के लिए प्रयास किया जा रहा है? तो 17,000 पेड़ों को लगा करके जयपुर शहर को स्वच्छ और शुद्ध पर्यावरण उपलब्ध कराना। इस प्रोजेक्ट में 3 पार्क भी हैं, जिसमें पहला पानी पेंच सीकर रोड पे बर्ड पार्क है। कहाँ है? पानी पेंच सीकर रोड पे। और ये द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही 3 पार्क हैं। ठीक है ना। तो बर्ड पार्क, पानी पेंच सीकर रोड। अगला है मनोरंजन पार्क। ये कहाँ है? तो मानसरोवर सिप्रा पथ पर। कौन सा है? तो मनोरंजन पार्क है। तीसरा है बॉटेनिकल पार्क। ये कहाँ पे है? तो बम्बाला नाला के बगल में ये पानी बॉटेनिकल पार्क आपका बनाया गया है। तो 3 पार्क हैं जो आपके द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए जाने हैं। पूछ लेगा कि कितने पार्कों को रिकमेंड किया गया है, तो 3 पार्क हैं। पहला हो जाएगा पानी पेंच सीकर रोड पे बर्ड पार्क, दूसरा मानसरोवर सिप्रा पथ पर मनोरंजन पार्क, और तीसरा बम्बाला नाला बॉटेनिकल पार्क। ठीक है। अगली जो परियोजना है ये है हमारी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसे कहते हैं ईस्ट राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट, ERCP, ईस्ट राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट। ठीक है। समय 2017 से 23 का इसका ड्यूरेशन है कि इतने समय में ये तैयार हो जाएगा, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। लागत राशि कितनी है? तो 37,500 करोड़ रुपए है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की लागत राशि कितनी? तो 37,500 करोड़। इसमें केंद्र और राज्य सरकार का परसेंटेज कितना है, हिस्सेदारी कितनी है? तो 60% पैसा जो है वो केंद्र देगा और 40% जो पैसा लगाना है वो हमारे राज्य सरकार को लगाना है, जिससे हमारे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को क्रियान्वित किया जा सके। इसमें कितने जिले शामिल हैं? तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में कुल 13 जिले शामिल हैं। इन 13 जिलों के बारे में एक बार हम आउटलाइन लेंगे। कौन कौन से जिले हैं? तो बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, अजमेर और टोंक। आप ये कह सकते हैं कि जो पूर्वी राजस्थान है इसके ज़िले जो हैं
वो हमारे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में शामिल किए गए हैं। कितने जिले हैं? 13। कितना लागत है? 37,500 करोड़। केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी तो 60 और 40 की है। आगे बात करेंगे उद्देश्य क्या है, तो सिंचाई सुविधा, पेयजल उद्योगों के लिए जलापूर्ति इसका प्रमुख उद्देश्य है। बात करें 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराना भी इसका एक उद्देश्य है। सूखा और बाढ़ की समस्या से बचाव, भूजल स्तर में वृद्धि करके मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करना, राज्य की दक्षिण की नदियों के अतिरिक्त जल को दक्षिण पूर्व की नदियों को उपलब्ध कराना। ठीक है, अब दक्षिण की नदियों की बात करें तो दक्षिण की नदियों को का जो अतिरिक्त जल है वो दक्षिण पूर्व, ठीक है, वाली नदियों को देना, जैसे कुल्लू, कुनू, मेज, काली सिंध, पार्वती, इनके जल को चंबल, बनास, बाणगंगा को उपलब्ध करवाना पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका, है ना। चलिए भाइयों, हम आगे बात करें तो राजस्थान मध्यम नगरीय विकास कार्यक्रम, वाह्य सहायता किसकी है? तो राजस्थान मध्यम नगरीय विकास कार्यक्रम जो है ये ABD जिसे कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इसे सहायता प्रदान हो रही है राजस्थान मध्यम नगरीय विकास कार्यक्रम को। समय क्या है? तो 2020 से नवंबर 2027 तक का इसका समय निर्धारित किया गया है। लागत 3,076 करोड़ रुपए है, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक कितना दे रही है? तो 2154 करोड़ दे रही है। बाकी राज्य को कितना लगाना है? तो 922 करोड़ रुपए राज्य को लगाना है राजस्थान मध्यम नगरीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। ADB की कितनी हिस्सेदारी है? तो 2154 करोड़ की। उद्देश्य क्या है? तो राज्य के चयनित शहरों में स्वच्छता, जलापूर्ति और सीवरेज सुविधा को उपलब्ध कराना। चयनित शहर कौन से हैं? तो 14 शहर चयनित किए गए हैं, जिसमें लक्ष्मणगढ़, सीकर में जल आपूर्ति की सुविधा को सुनिश्चित करना है। सीवरेज की सुविधा वाले 6 शहर हैं, ठीक है। जलापूर्ति लक्ष्मणगढ़, सीकर को करना है। बाकी सीवरेज सुविधा के लिए 6 शहर हैं, जिसमें मकराना, डीडवाना, लाडनू का है नागौर, प्रतापगढ़, रतनगढ़, फतेहपुर, सीकर, सीकरी वाला नहीं है ना, फतेहपुर सीकर में है वो फतेहपुर। तो 6 ऐसे शहर हैं जिनमें सीवरेज की व्यवस्था है। तो कौन कौन सा? मकराना, डीडवाना, लाडनू, प्रतापगढ़, रतनगढ़, फतेहपुर, सीकर, ये 6 शहर ऐसे हैं जिन्हें सीवरेज की सुविधा दिलाना है। लक्ष्मणगढ़, सीकर वाले को जलापूर्ति की सुविधा करनी है। स्वच्छता एवं जलापूर्ति सुविधा वाले 7 शहर हैं जिन्हें स्वच्छता और जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध करवाना। तो बांसवाड़ा, सिरोही, आबू, मंडावा, सरदार शहर, कुचामन, खेतड़ी, इन्हें क्या करना है? स्वच्छता के साथ साथ जलापूर्ति करना है। ठीक है ना। तो इस प्रकार कुल 14 शहर इस परियोजना में हमारे शामिल हुए हैं। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में चर्चा करें तो प्रारंभ कब हुआ सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम? 1986-87 में। संशोधित हुआ 93-94 में। हिस्सेदारी 60-40 की है। 4 जिले हैं जो सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम में हैं, बाउंड्री वाले, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, है ना। तो ये सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत है। सीमावर्ती दुर्गम क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता हेतु स्मार्ट विलेज का विकास करना। स्मार्ट विलेज का विकास किस परियोजना के अंतर्गत, किस कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है? तो सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में चर्चा करें। मेवात क्षेत्र अलवर, भरतपुर जिले में मेव जात के लोगों की आबादी अधिक मात्रा में निवास करती है। जिले के 14 खंडों में वह गांव जिसमें 10% से अधिक मेव जात के लोग रहते हैं, वहां सामाजिक आर्थिक कल्याण का, जीवन स्तर में सुधार कर का प्रावधान जो है वो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है ये। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस सरकार के द्वारा चलाई जा रही है? तो राज्य सरकार द्वारा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीहड़ क्षेत्र कार्यक्रम के बारे में बात करें, शुरुआत कब हुई? तो 2013-14 में शुरू किया गया बीहड़ क्षेत्र कार्यक्रम। राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। बीहड़ क्षेत्र कार्यक्रम 2013-14 में शुरू हुआ। कितने जिले शामिल हैं? तो 5, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर 5 जिले शामिल किए गए हैं बीहड़ क्षेत्र कार्यक्रम में।
योजना क्या है? तो बीहड़ क्षेत्र को समतल करना, अर्थात जो नदियों के किनारे अत्यधिक कटाव से, है ना, जैसे चंबल का बीहड़ वगैरह हो गया, तो उसमें अधिक मात्रा में बीहड़ क्षेत्र को समतल करना, डकैती जैसी अपराधी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना, क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि करना, ये प्रमुख उद्देश्य है बीहड़ क्षेत्र सुधार का। कंदरा क्षेत्र सुधार की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है कंदरा क्षेत्र सुधार। शामिल जिले, राज्य के 8 दस्यु प्रभावित जिले। दस्यु क्या होता है? तो जहाँ पे डकैती वकैती करने वाले रहते हैं ना, तो बूंदी, कोटा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, बारां, करौली, धौलपुर, भरतपुर, यहाँ पे कंदरा क्षेत्र सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है राज्य के 8 दस्यु प्रभावित जिलों में। कंदरा बीहड़ क्षेत्र में फैलाव को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है और क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि करना। बात करेंगे डांग क्षेत्र सुधार कार्यक्रम की। 1994-95 में चलाया गया, 2005-06 में संशोधित रूप से लागू किया गया। राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है डांग क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, 1994-95 में चलाया गया है, इंपॉर्टेंट है। शामिल जिले कितने हैं डांग क्षेत्र सुधार कार्यक्रम में? तो 8 जिले शामिल हैं, जिसमें बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर। ठीक है, तो ये डांग सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। उद्देश्य की बात करें तो क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक सुधार करना, रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना, क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास करना। ठीक है, बात करें मरु गोचर योजना के बारे में तो 2003-2004 में मरु गोचर योजना शुरू की गई थी। यह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है मरु गोचर योजना। इसमें 10 जिले शामिल किए गए हैं, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और पाली को मरु गोचर योजना में। उद्देश्य क्या है इसका? तो परंपरागत चारागाहों का विकास करना, जल स्रोतों का पुनर्गठन करना, सूखे से प्रभावपूर्ण सुरक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है ना। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 2005-06 में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। सरकार द्वारा वित्त पोषित है ये। किस सरकार द्वारा? तो राज्य सरकार द्वारा। शामिल जिले कौन कौन से हैं? तो अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और पाली। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं? अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और पाली। किससे संबंधित है? तो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम से। बात करें उद्देश्य की तो रोजगार का सृजन करना, कल्याणकारी योजनाओं में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना, क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक सुधार करना। इंदिरा रसोई योजना बहुत महत्वपूर्ण है, रिसेंट और करंट में भी ये पूछी जा सकती है। तो इंदिरा रसोई योजना चालू कब की गई? तो 20 अगस्त 2020 को 20 को चालू की गई थी इंदिरा रसोई योजना। स्लोगन क्या है? कोई भी भूखा ना सोए। 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना चालू हुई, जिसका स्लोगन है कोई भी भूखा ना सोए। उद्देश्य सभी को पोषण युक्त भोजन। लाभ क्या है? ₹8 में भोजन उपलब्ध कराना, अर्थात ₹8 में भोजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना इंदिरा रसोई योजना का प्रमुख उद्देश्य रहा है और ये 20 अगस्त 2020 को चालू की गई है। योजना क्या है? तो प्रति थाली सुबह शाम 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती उपलब्ध कराना। कितने में? ₹8 में। ठीक है ना, जो अपने आप में एक बहुत उत्तम योजना है। प्रति थाली खर्चा ₹25 का आएगा, जिसमें ₹17 सरकार की सहायता से और ₹8 लाभार्थी को अर्थात भोजन करने वाले को देना होगा। इंदिरा रसोई योजना में सरकार की भागीदारी कितनी है? तो ₹17 प्रति प्लेट के हिसाब से सरकार खर्च वहन करती है। ठीक है ना भाइयों। बात करें बजट 2022-23 में इंदिरा रसोई की संख्या को 358 से बढ़ा करके कितना करना है? तो जो 22-23 का बजट पेश हुआ है, इसमें इंदिरा रसोई योजना को 358 से बढ़ा करके 1000 तक करना है। ठीक है, तो ₹17 राज्य सरकार वहन करती है, ₹8 लाभार्थी भोजन करने वाला। इस प्रकार प्रति थाली खर्च कितना आता है? ₹25, लेकिन मिलता कितने में है लाभार्थी को? ₹8 में। ठीक है, जिसमें 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती शामिल है। शुरू कब हुई? तो 20 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं थी। अब आगे हम फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपसे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाया जा चुका है। तो उसको देख लीजिएगा और जितना अच्छा हो सके आप रिपीट कर लीजिए। क्वेश्चन आपके इससे बाहर से नहीं आने हैं। ठीक है ना। चलिए भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए पवन सुत एकेडमी, राष्ट्र हित में शिक्षा। जय हिंद, वंदे मातरम।